तमाम लोगों से एक अनुमति चाहेंगे। ये जो हमारे बीच में संप्रेषण का माध्यम जो होती है भाषा, ये भाषा हमें न सिर्फ किसी क्षेत्र में बल्कि पूरे देश दुनिया में एक दूसरे को आचार विचार जो होते हैं वो प्रस्तुत करने का माध्यम होती है। तो ऐसे में मैं आप तमाम लोगों से अनुमति चाहता हूं कि मेरे विचार में हिंदी भाषा के माध्यम से रखूंगा। क्या आपकी अनुमति है? बहुत बहुत आभार। सबसे पहले हमारे तमाम ज्ञात और अज्ञात महान पुरखे जिन्होंने इस धरती को रहने लायक बनाया, इस देश को रहने लायक बनाया, इस धरती के उपजाऊपन को बना करके आज पूरी दुनिया का जो भरण पोषण ये धरती करती है, ऐसा इस धरती को बनाया। उन तमाम पुरखों को मैं शत शत नमन जोहार करता हूं। साथ ही इस सतपुरा के आप आदिवासी बाशिंदों को मैं लाख लाख जोहार गुलाम जिंदाबाद पेश करता हूं कि आपने इस तरीके का ये जो कार्यक्रम आयोजित किया और हम देख रहे हैं लगातार आप जिस ऊर्जा के साथ यहाँ पर बैठे हैं, एक बार जोरदार तालियां खुद के लिए बजा दें। साथियों, आज हम भील प्रदेश के हृदय और गौरव यानी कि मानगढ़ की पहाड़ी से आपके बीच में इन सतपुरा की वादियों में एक पैगाम लेकर के आए हैं। साथियों, हम आपसे ये कहने आए हैं कि जितने भी हमारे आदिवासियों के अधिकार, और मैं तो खाली अधिकार नहीं करूंगा, विशेष अधिकार करूंगा, क्योंकि इस देश में अधिकार तो नागरिकों को है, अधिकार नागरिकों को है, लेकिन मालिकों को क्या होता है? विशेषाधिकार होता है। और वही विशेषाधिकार 5वीं 6वीं अनुसूची 244(1) रूढ़िगत ग्राम सभा का जो अधिकार हमारा है, वो हमारे सारे विशेषाधिकार है। तो मैं आप लोगों से यह कहने आया हूं कि जितने भी हमारे जल जंगल जमीन के ऊपर जो अटैक यानी कि आक्रमण हो रहे हैं, उनके खिलाफ लड़ने के लिए हम सभी लोगों को अपने दिल से पहली क्रांति शुरू करनी पड़ेगी। क्योंकि हम बहुत सारे आंदोलन सड़कों पर कर रहे हैं, कई सारे संगठन बना करके हम अलग अलग संगठनों में जा करके डंडा झंडा एजेंडा लेकर के अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। लेकिन इस मंच के माध्यम से मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि हमको जितने भी डंडे झंडे संगठन है, उन सबको एक पल के लिए साइड में करके ज्यादा से ज्यादा और एक ही साजम पे आ करके जितने भी कॉमन मुद्दे हैं, जो सबकी समस्या है, उन मुद्दों पर एकजुट होकर के हमें यहाँ से इन वादियों से क्रांति शुरू करनी पड़ेगी। तभी जाकर के हमारे अधिकार सुरक्षित होंगे। साथियों, अंग्रेजों ने 1896 में एक भूगोल में फोटो इंफोग्राफिक मेथड होता है, उसके माध्यम से उन्होंने एक मैप बनाया था, मानचित्र बनाया था, और उस मानचित्र को नाम दिया था भील कंट्री। भील कंट्री माने वो इलाका जहां पर भील बाहुल्य लोग निवास करते हैं, जो कि कभी भी किसी के भी गुलाम नहीं रहे। हमारे पुरखों का इतिहास है, जब जब बाहरी आक्रांताओं ने हमारे पुरखों के ऊपर अटैक किया, उन्होंने सीना ठोक करके लड़ाई लड़ी और उन लोगों को दांतों छने सुखा दिए। लेकिन कुछ लोग हमारे इस देश के इतिहास में उन पुरखों को कहीं न कहीं साइड में कर दिया। तो आज हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अगर शिक्षा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो उन पुरखे पूर्वजों का इतिहास भी हमको खंगाल करके लिखना पड़ेगा और लिख करके देश की शिक्षा व्यवस्था में लागू कराना होगा। जब जब हम स्कूल कॉलेजों में जाते हैं, तो वहां जाकर के जब हम मुगलों का आक्रमण पढ़ते हैं, आर्यों का आक्रमण पढ़ते हैं, अरबों का आक्रमण पढ़ते हैं, जितनी भी बाहर से आई हुई जातियों के आक्रमण पढ़ते हैं, उसमें हमारे भील आदिवासियों ने जिस वीरता के साथ लड़ाई लड़ी, उसका जिक्र नहीं है। तो ऐसे में हमको ये लड़ाई खुद से शुरू करनी होगी और हमारे बच्चों को जो शिक्षा व्यवस्था आज हमें किताबी मिल रही है, उससे हटकर हमें एक जन जागृति के रूप में सामाजिक शिक्षा देने की जरूरत है। क्योंकि जो शिक्षा हमें आज शिक्षा व्यवस्था के तहत मिल रही है, वो हमें सिर्फ नौकर बनाती है, मालिक बनने का अधिकार वो शिक्षा हमको नहीं दे रही है। ऐसे में हमें अपनी शिक्षा, हमारे पूर्वजों की जो शिक्षा थी, जयपाल सिंह जी मुंडा ने कहा था कि तुम लोकतंत्र की परिभाषा हमारे आदिवासियों को क्या सिखाते हो, जबकि लोकतंत्र तुमको हमारे
शिक्षा थी, न्याय प्रणाली थी, जो हमारे जितने भी नियम कायदे थे उन सबको हम भूलते 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 आज इस आधुनिक युग की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो यहाँ पर पास में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से बहुत बड़ी एक मूर्ति लगाई है, मुझे लगता है ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नहीं, ये स्टैच्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। हमारे लोगों का यहाँ से उनको जमीन से बेदखल किया जा रहा है, कभी बड़े बड़े हाईवे, कभी बड़े बड़े एक्सप्रेसवे के नाम से, कभी बड़े बड़े डेमो के नाम से, कभी बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम से हमारे लोगों की जमीनों को ये सरकारें उन्होंने पौने दामों में खरीद रही है। हम क्या कर रहे हैं? हम मुख्य बधिर बन करके देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हमने कुछ ऐसे लीडर चुने हैं जिनको हमने सदन तक पहुंचाया है हमारे इस जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए, लेकिन वो लोग वहां सदन में जा करके उड़ रहे हैं, बैठे बैठे समोसा खा करके वापस आते हैं और वहां पर सदन पर जहां टेबल ठोक करके बात होनी चाहिए वहां नींद निकालने का काम करते हैं। ऐसे प्रतिनिधियों को हमें नीचे बैठाना होगा और सामाजिक जो जांचन होती है, जो जांचन व्यवस्था के तहत हम जो चुनाव प्रणाली लागू करते हैं, जो हमारे बाप दादा पहले भी करते थे, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था जब से आई है, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था ने हमारी गणतांत्रिक व्यवस्था को खत्म किया, लेकिन हमें इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत हमारी वापस गणतांत्रिक व्यवस्था को खड़ी करनी पड़ेगी, तभी हम हमारे समाज को बचा पाएंगे। हम देखते हैं बहुत सारे लोग हमें पूछते हैं कि आखिर आप भूल प्रदेश क्यों बनाना चाहते हैं? हम उनको यही कहना चाहते हैं कि जब अंग्रेजों का शासन चल रहा था, उससे पहले ही हमारे इस इलाके को भील कंट्री के नाम से आइडेंटिफाई किया था और सरकारें भी जानती है कि जितने ज्यादा छोटे राज्य होते हैं या जितने ज्यादा छोटे अमले होते हैं उनकी प्रशासनिक व्यवस्था बेहतरीन चल सकती है। लेकिन जब हम भील प्रदेश की बात करते हैं तो बहुत सारे पार्टी संगठनों से जुड़े हुए लोग हमारा विरोध करते हैं। हम किसी जाति के आधार पर राज्य की मांग नहीं करते हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि जाति के आधार पर मांग करते हैं, लेकिन वास्तविक में जब आप राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में जब बना, उसका आधार अगर आप पढ़ेंगे तो पहली बात उन्होंने बोला है कि भाषाई आधार पर और सांस्कृतिक आधार पर, भौगोलिक आधार पर, ऐतिहासिक आधार पर और लोगों की भावनाओं के अनुकूल, ये इतने सारे आधार मिला करके किसी भी राज्य का निर्माण हुआ है और हो सकता है। तो भील प्रदेश के मामले में भी जो लोग सिर्फ जाति को बढ़ावा देते हैं, जो जातिवाद का जहर बोलते हैं, वही लोग विरोध करते हैं। क्योंकि मैं आपको भौगोलिक रूप से दिखा सकता हूँ, सतपुरा से लगाकर अरावली तक, इधर विंध्याचल तक जितना भी एरिया है ये भौगोलिक स्वरूप बनाता है, यानी कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग का जो आधार है, भौगोलिक आधार, वो पूरी तरीके से फिट बैठता है। लेकिन हमारे लोगों को आपस में लड़ाने के लिए कुछ लोग अपनी राजनीति, अपना फायदा करने के लिए हमारे लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं और पार्टी संगठनों में बांटते जा रहे हैं। आज 2015 में हमारे मानगढ़ की ऐतिहासिक पहाड़ी पर हमारे जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे, उन्होंने मिल करके निर्णय किया कि आज देश में आदिवासियों का कितने संगठन है, कितने धर्मों को अपना लिया है, लेकिन वास्तव में एकजुटता की कमी है। ये चीज जानने के बाद हमारे उस मानगढ़ की पहाड़ी से एक निर्णय हुआ कि आदिवासी परिवार के नाम से हम एक खाली बैनर रखेंगे और उस बैनर की व्यवस्था होगी वो जांचन व्यवस्था होगी। उसमें कोई बड़ा अधिकारी नहीं होगा, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होगा, जितने भी लोग हैं वो सब बराबर होंगे और निरंतर पूरे देश के आदिवासियों को एक परिवार के रूप में जोड़ करके हम हमारे लोगों को एकजुट करेंगे। ये ताकत लेकर के हमने मानगढ़ की पहाड़ी से ये काम शुरू किया और देखते देखते आज 2025 हो गए। आप खुद इसका परिणाम देख रहे हैं, देश ने पूरी दुनिया में राजस्थान का नाम धनपेटी चौक विधानसभा और लोकसभा में उठा। तो आप लोगों से हम कहना चाहते हैं, आदिवासी परिवार के जो 4 स्तंभ है, पहला स्तंभ है बिन राजनीतिक। बिन राजनीतिक का कोई अर्थ गलत न ले, यह मतलब यह है जितनी भी आज राजनीतिक पार्टियां बन चुकी है, जो राजनीति के नाम से नेतागिरी करती है, खाली मैं उसको राजनीति नहीं कहता। अगर राजनीति वास्तव में इतनी बुरी चीज होती तो पूरी दुनिया की जो व्यवस्था है वो राजनीति से नहीं चलती। जबकि हम देखते हैं पूरा देश दुनिया का जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो राजनीति भी तय करता है। तो जाहिर सी बात है राजनीति अपने आप में बहुत ही पवित्र चीज है, लेकिन कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए राजनीति को दूषित किया और हमारे लोगों को जो राजनीतिक सिद्धांतों के आधार पर चलना था उससे गुमराह किया और गलत गलत चीजें बता करके लोगों को बांटा। तो ऐसे में बिन राजनीतिक का मतलब होता है जितने भी राजनीतिक पार्टियां बनी है उन सबको छोड़ करके आदिवासी परिवार की जांच पे आके बैठे। दूसरा जो स्तंभ है बिन धार्मिक, हमारे लोग अक्सर इस मामले में आकर के अटक जाते हैं, भटक जाते हैं। बहुत सारे लोग कहने को सुनने मिलेगा आपको कि आदिवासी हिंदू नहीं है, बहुत सारे लोग
धरती पे पहला वारिस के रूप में आदिवासी था और उसकी अपनी व्यवस्था थी। लेकिन हमारे लोगों को धर्म के नाम पर आपस में लड़ा करके, हमारे लोगों को कमजोर करके, डर दिखा करके, धर्म का डर दिखा करके धर्म पकड़ाया गया। आज हालात यह है कि जो लोग धर्म को लेके आए थे वे शासन और सत्ता पे बैठ गए और हमारे लोग धर्म के लिए तालियां बजाते और आपस में लड़ते रहे। इसलिए हमको हमारी वास्तविक पूजा पद्धति जो आदिवासी प्रकृति पूजक कहलाती है, प्रकृति की जो पूजा है वही हमारा सच्चा धर्म है, आदिवासियत ही हमारी पहचान है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आदिवासी का कोई भी धर्म नहीं है, वह धर्मपूर्ण समाज है और वो प्रकृति पूजा उसके खून में है। उसको धर्म का पाठ मत पढ़ाओ। दक्षिण अफ्रीका के एक पूर्व राष्ट्रपति हुए जोमो केन्याटो, उन्होंने कहा था कि ईसाई मिशनरी लोग जब हमारे इलाकों में आए थे तो वो हमें प्रार्थना करना सिखाया करते थे, और जब उन्होंने हमें प्रार्थना करना सिखाया और जब हमने हाथ जोड़ करके आंखें बंद करी और जब वापस आंखें खोली तब तक हमारी जमीनें लूटी जा चुकी थी। इस बात की गहराई को हमको समझना पड़ेगा। धर्म के नाम से बहुत सारे लोग अपने अपने बिजनेस सेट कर रहे हैं और जितने भी प्रिंसिपली लोग हैं वे कभी भी आपके इस धरती जल जंगल जमीन की रक्षा नहीं करेंगे। उनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, वे ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना चाहते हैं। उनका एक ही कंपटीशन चलता है कि देश दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर कौन होगा। उनकी यही मानसिकता इस पूरी प्रकृति का विनाश का कारण है। हमने देखा हसदेव बढ़ता जा रहा है, इस हसदेव को काटने की परमिशन कौन दे रहा है? सरकार दे रही। सरकार में जाने वाले जितने भी हमारे प्रतिनिधि हैं वो सारे लोग इसको काटने का जो स्वीकृति है वो दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमको अपनी भूमिका क्या है इस आदिवासी समाज को एकजुट करने में, इस समाज को आगे बढ़ाने में हमारी भूमिका क्या है ये हमको तय करनी पड़ेगी। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं मेरे दम से नौकरी लग गया, मैं समाज का काम करूं या ना करूं, मुझे क्या फर्क पड़ता। ऐसा अक्सर बहुत सारे लोग कहते हैं और वही लोग कहते हैं जो गाँव में छोड़ करके शहरों में जाकर के बसने लगे। तो उन लोगों को मैं एक ही जवाब देना चाहता हूँ कि जितनी भी आपको नौकरियां मिली है वह आदिवासी के सर्टिफिकेट के नाम से मिली है। इस बात को आप कभी मत भूलना। अगर वास्तव में आपका वो दम है तो आप जनरल की मेरिट फाइट करके पास होकर के सिटियों में जाके बच सकते हो, कोई आपत्ति नहीं, आपको कोई नहीं बोलेगा। तो जितने भी कर्मचारी वर्ग है उनसे मैं ये निवेदन करता हूँ कि आप अभी तक अगर समाज के लिए कुछ भी नहीं दे रहे हो तो आज से देना शुरू कीजिए और हर घर से एक ऐसा व्यक्ति तैयार करिए जो निरंतर सामाजिक मिशन में आगे बढ़ता रहे, जो निरंतर समाज के लिए लड़ता रहे और हमारी एकजुटता को कायम करने पर काम करता हो। क्योंकि घर परिवार को चलाने के लिए हमें बहुत सारे काम धंधे करने पड़ते हैं, लेकिन उस काम धंधों के चक्कर में हम उलझ करके सामाजिक मिशन को भूल जाते हैं। ऐसे में परिवार से एक ऐसा व्यक्ति पैदा करिए जिसको निरंतर सामाजिक शिक्षा का पाठ पढ़ाया जाए और वो निरंतर समाज के लिए समर्पित हो जाए। तभी जाकर के हम हमारे सारे अधिकारों को बचा पाएंगे, तभी जाकर के जल जंगल जमीन को हम बचा सकते हैं। नहीं तो इस तरीके से आपस में बातें करने से, भाषण दे लेने से कुछ होने वाला नहीं है। और ये विश्व आदिवासी दिवस पूरी दुनिया मना रही है, हम भी मना रहे हैं, लेकिन यहाँ से प्रण लेके जाए कि जितने भी लोग यहाँ पर कार्यक्रम में आए हैं निश्चित रूप से आज से आप एक एक व्यक्ति तैयार करेंगे जो निरंतर समाज के लिए काम करें। आप सभी ने मेरी बातों को बड़े ढंग से सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और जय जोहर का नारा है, और जय जोहर का नारा है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।